अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सेकंड ईयर की बुक शुरू करेंगे केमिस्ट्री। ये न्यू बुक है पैक्टा कोट की। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर 17 से स्टार्ट हुए हैं क्योंकि आपने 16 चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हुए हैं। इस पहले चैप्टर का नेम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 है उसके एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, उससे हम ग्रुप 2 के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कहता है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या है, वे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एस ब्लॉक एस शेल में आ जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि एस पी डी एफ। आपने सब शेल्स पढ़े होंगे। अच्छा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहता है उसके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल्स में आउटरमोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस शेल में आते हैं। आपने पढ़ा होगा ना एस पी डी एफ। कहता है जो उसके इसका जो सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ जाते हैं। इसलिए इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इसका आउटरमोस्ट शेल एस होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल। कहता है इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? अल्कलाइन सबसे पहले देखते हैं। अल्कलाइन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस बनाता है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बेस बनाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसीलिए हम इसे उसमें ये कह रहा है ड्यू टू द मेटेलिक नेचर अक्रस इन अर्थ क्रस्ट। कहता है इसकी क्योंकि इसकी मेटेलिक नेचर है, इसके नेचर मेटेलिक है और ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। दिस एलिमेंट प्रेजेंट अ क्लास ऑफ मेटल हैविंग रिएक्टिविटी बिटवीन द हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। कहता है कि ये जो से एलिमेंट्स हैं होते हैं, ये एक ऐसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि जो पहले ग्रुप अल्कली है ना, पहला ग्रुप, फिर दूसरा अल्कलाइन है जिसे हम पढ़ रहे हैं, थर्ड बाकी ऐसे याद आता है ट्रांजिशन मेटल। कहता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होते हैं? पहला ग्रुप। कहता है उसके पहला ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। कहता है उनके दरमियान में ये पाया जाता है। ठीक है, क्लास ऑफ मेटल हैविंग रिएक्टिविटी। कहता है इसकी रिएक्टिविटी बिटवीन है हाई रिएक्टिव के और लो रिएक्टिव के बिटवीन में। कहता है कि इसके ये जो सा ग्रुप है ये पाया जाता है। मतलब वो देखिए पीरियोडिक टेबल में इस वाले एलिमेंट को हम पढ़े ना, सेकंड वाले ग्रुप को। कहता है इसकी जो सी रिएक्ट इसमें जो फर्स्ट वाला होता है, ये जो मैं शो करवा रही हूँ, फर्स्ट वाला कहता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बनिस्बतन अल्कलीस को हम स्टडी करें उसे। और जो ट्रांजिशन मेटल होता है कहता है ये कम रिएक्टिव होता है बनिस्बतन जिसको हम स्टडी करें उससे। यानी कि उसने कहा है कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, उसके बाद ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। ये कहता है ये थर्ड ग्रुप कह रही हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये कहता है ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं ट्रांजिशन, और फर्स्ट क्या होते हैं? अल्कली, ये वाले ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कहता है इन दोनों के दरमियान में ये पाया जाता है। अब ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट पाया जाता है, इसको हम स्टडी करें, ये वाला जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। फर्स्ट वाला जो सा है इसको क्या हम कहते हैं? फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वाले को अल्कली कहते हैं। कहता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ये कहता है कम रिएक्टिव होता है, ज़्यादा और कम के दरमियान में, जिसको हम स्टडी करें ग्रुप 2, ये उसमें पाया जाता है। ज़्यादा और कम के दरमियान में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाले। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर अमंग 8 मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट होता है सबसे पहले आउटरमोस्ट लेयर्स अर्थ की होती है, इसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट। Beryllium is used to make copper alloy harder for aerospace material। कहता है जो बेरिलियम होता है ये कॉपर के साथ एक अलॉय बनाता है। दो मेटल्स जब मिलते हैं ना तो इसको अलॉयज कहते हैं। कहता है एरोस्पेस मटेरियल यानी कि स्पेस के मटेरियल्स एरोस्पेस मटेरियल्स बनाने में यूज करते हैं। वाइल मैग्नीशियम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। कहता है जो मैग्नीशियम है ना ये क्लोरोफिल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्लांट्स वगैरह में यूज होता है। द ग्रीन मैटर इन प्लांट्स। कहता है ये जो लीव्स के जो ग्रीन कलर होते हैं ना ये क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, मैग्नीशियम की वजह से होते हैं। Munition, कैल्शियम, पोटेशियम एंड बेरियम आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फायरवर्क्स। कहता है जो हम पटाखे वगैरह बनाते हैं उसमें ये यूज होते हैं। ड्यू टू वाइब्रेंट फ्लेम कलर, उनका इसका बड़ा प्यारा कलर निकलता है। कहता है उसमें बनाने में यूज करते हैं। हमने क्या क्या ग्रुप 2 में पढ़ा है? एक तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमने ये पढ़ा है, एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ये पढ़ा है। हमने अल्कलाइन पढ़ा है, किसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ऐसे ही है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्यों कहते हैं, बताया मैंने आपको कि अल्कलाइन ये बेस बनाता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इसमें ज्यादा पाया जाता है। मेटेलिक इसकी नेचर
नेचर होती है, इसलिए हम इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फिर हमने इसका पढ़ा है कि ये एरोस्पेस मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। फिर हमने इसका पढ़ा है किसमें ये यूज़ होता है, फायरवर्क्स में ये यूज़ होता है। और जो इसका हमने क्लोरोफिल का पढ़ा है कि ये किसमें यूज़ होता है, और फिर हमने इसका क्लोरोफिल का पढ़ा है कि किसमें यूज़ होता है, प्लांट्स में यूज़ होता है। प्लांट के ग्रीन कलर देने में इसका ये यूज़ होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम इसमें यूज़ होते हैं। ये 5 हमने इसके बारे में प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी हैं। अब हम इस पर आप इसको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा, ये आप एक बुलेट में लिख देंगे, एक लाइन में लिख दिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्यों कहते हैं, ये आपने सेकंड में लिख दिया। इनके साथ रिएक्टिव है, ये आपने थर्ड में लिख दिया। कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल एक अलग बुलेट में लिख दिया, बेरिलियम का अलग में लिख दिया, मैग्नीशियम का अलग में लिख दिया, आखिरी बार का अलग में लिख के साइंस की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है और ट्रेंड पढ़ने हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। ऑल दिस एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, एस सबशेल। मैंने आपको पहले बताया कि इसके एस सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल्स में होते हैं। देयरफॉर दे एग्जिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कहता है इसकी इसीलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होती हैं। However, the properties of the element vary from top to bottom, कहता है हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, इसकी जो सी प्रॉपर्टीज हैं कहता बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं। साइज एंड फीचर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, कहता हम ये अगर टेबल है इसमें हम फीचर पढ़ेंगे कि किस तरह इसके मेटालिक रेडियस बढ़ता है, किसका इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बढ़ती है, सारा हम आगे टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एटॉमिक नंबर के बारे में, फर्स्ट पहला हमारे पास एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ने बताया बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंशियम का 38 होता है, बेरिलियम का 56 होता है। यह आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को। आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले ही मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, आगे है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस होता है कि मेटल्स का कितना रेडियस है। अब आगे देखिए मेटालिक रेडियस, जैसे ही अब आगे जाते जाते हैं मेटालिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हम बेरिलियम से मैग्नीशियम आएंगे इनके आउटरमोस्ट रेडियस बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसका मेटालिक रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, मेटालिक रेडियस उसने बताया कि जैसे जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे मेटालिक रेडियस बढ़ता जाता है, क्योंकि आप देखें बेरिलियम का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा मैग्नीशियम का होगा, उससे बड़ा कैल्शियम का होगा। इसलिए कहते हैं जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपका साइज भी बढ़ता चला जाता है। आगे बात आती है हमारे पास आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस का मतलब है कि जब आयन बन जाते हैं, ऐसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही लूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, जिसमें Mg2+ चार्ज आ जाएगा, तो उसका कहता है साइज मैग्नीशियम के आम एटम से छोटा होता है। कहता है इसमें भी जैसे ही हम लोग बेरिलियम से मैग्नीशियम में आएंगे, मैग्नीशियम से कैल्शियम में आएंगे, तो इसका साइज भी कहता क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। इसमें हम देखें वैल्यूज बढ़ती चली जा रही है, ऐसा कहता है कि इसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अब पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर आपके पास न्यूक्लियस इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कहता है इसकी जो सी हमें एनर्जी चाहिए होती है पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है जब पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कहता है कि ये क्या होती है, ये जैसे जैसे अब आगे जाते जाएंगे ये कम होती चला जाएगी। पहले क्या हो रही थी, पहले बढ़ रही थी, ये क्या हो रही है, ये कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, जैसे जैसे ही आप नीचे की तरफ आते जाएंगे एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है। एटम का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसकी शील्डिंग, जैसे ही आप देखें ये एटम है, वो एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे साइज बढ़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, हम इजीली अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाल सकते हैं, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि इजीली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इसका मतलब ये है कि हम दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये भी जैसे जैसे हम आगे चला जाएंगे इसकी भी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। जैसे कि इसकी 1757 है, उससे इसकी कम हो जाएगी, इसकी उससे कम हो जाएगी, इससे उससे कम हो जाएगी। उनके इलेक्ट्रॉन का रेडियस, उनके एटम का रेडियस बढ़ता चला जाएगा, हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब
अगर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब होता है हम कितना एटम से कितना हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसकी आप देखें जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें आगे से आगे कम होती चली जाएगी। इसकी 1.5 है, इसकी 1.2 है, 1.0। क्यों इसकी कम होती चली जा रही है? उनके एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, एटम का साइज उनके बड़ा होता जा रहा है, इसी वजह से हम लोग कम इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आगे हमने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आके कोई चीज़ मेल्ट होने लग जाए। तो इसमें हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता चला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बल्कि वेरी कर रहा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद किसका है 8, उसके बाद इसका है, उसके बाद फिर इसका है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस रैंडम है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। अब इसमें देखें कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और मैग्नीशियम का कम है। कैल्शियम का मैग्नेटिक पॉइंट क्यों ज़्यादा है और इसका क्यों कम है, या ये मैग्नीशियम का क्यों कम है? क्योंकि मैग्नीशियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये आपस में हेक्सागोनली अटैच होते हैं, यानी कि दूर दूर इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो इजीली ये मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके निस्बत कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में, इसमें जो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या होते हैं, आपस में ये क्यूबिक स्ट्रक्चर इनका होता है, ये आपस में इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसे मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है कि वो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से इसके में फ़र्क पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं डेंसिटी। कहता है आप डेंसिटी भी आप देखें वेरी कर रही है, इसकी 1.84 है, पहले नंबर पे इसकी है। उसके बाद क्या है इसके बाद है 1.74, फिर 1.54, 2.64, 3.51। इसकी भी जैसे आगे जाते जाते डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जा रही है, नहीं बल्कि इसमें डेंसिटी में फ़र्क आ रहा है। जैसे इधर इधर आप आते हैं 1.54 है इसकी कैल्शियम की डेंसिटी, और आगे आगे स्ट्रोशियम की देखें 2.64 है, और 3.5 इसकी भी कहता है डेंसिटी जो है वेरी हो रही है, मतलब एक नहीं है, जैसे कि बिल्कुल भर नहीं रही लाइन पे, बिल्कुल कम नहीं हो रही लाइन पे, बल्कि इसकी वेरी है। क्यों वेरी है? इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है कि कैल्शियम का जो सा स्ट्रक्चर डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, और दूसरे के निस्बत कैल्शियम की डेंसिटी भी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसका अगर हमने पहले कैल्शियम की एग्जाम्पल पढ़ी ना, इसलिए मैं दोबारा आपको कैल्शियम की दे रही हूँ। अच्छा, डेंसिटी में इसकी अब डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी में क्यों फ़र्क आ रहा है इन सब में, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो इसलिए फ़र्क आता है क्योंकि डेंस है ना, अब किसी के अंदर एटम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो आपस में ज़्यादा पैक है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी के अंदर एटम ज़्यादा है लेकिन वो दूर दूर है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम है। इसी वजह से कहता है इसकी डेंसिटी में क्या आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ये हमेशा नेगेटिव में होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस में होता है, नेगेटिव में होता है, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी कितनी है, कितना किसके कितना पोटेंशियल है इसका, तो कहता है इसे हम नेगेटिव में लिखते हैं। ये भी आप देखें जैसे आप आगे जा रहे हैं तो ये बढ़ता चला जा रहा है, तो कहता है इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, हम देखते हैं आयनिक रेडियस क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये डिक्रीज हो रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे अब आगे जा रहे हैं डिक्रीज हो रही है। और मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी कहता है वेरी करती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, ये भी कहता है क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ऐसे ही है। हो गया। और मेटेलिक रेडियस भी आप देखें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ इसकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी में फ़र्क आता है, उनके कुछ एटम ज़्यादा अगर क्लोजली, अगर उसके एटम ज़्यादा हैं क्लोजली वो पैक हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी एटम की भी दूर दूर अगर क्लोजली अटैच नहीं है, दूर दूर है, एटम भी ज़्यादा है लेकिन दूर दूर अटैच है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आगे हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ते हैं कि केमिकल किस तरह रिएक्ट करते हैं। The reactivity of group 2 element can be explained on the electronic configuration। कहता है हम किससे इसे एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इसे एक्सप्लेन करेंगे। There are 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। कहता है इसके आउटरमोस्ट शेल में, पहले मैंने आपको बताया कि इसके सबसे वाइड वाला शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कहता है ये अब मैग्नीशियम का ये एटम ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब से लूज कर देगा, कहता है जैसे ये लूज कर देगा, आफ्टर लूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबल। कहता है ये स्टेबल हो जाएगा विच विद m+2 चार्ज। कहता है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, m2+ चार्ज आ जाएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये स्टेबल आयन बन जाएगा, यानी कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आयन बन जाएगा। दिस मेक देम रिएक्टिव क्विकली विद अदर सब्सटेंसेस। कहता है ये बहुत जल्दी क्या होगा, किसी के साथ रिएक्ट करेगा। दिस रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू
कहता है ये इस तरह जैसे ही आप इस तरफ मूव करेंगे इसकी क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। शील्डिंग फैक्ट एंड डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, और क्या होगा, कहता है रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और इसका शील्ड इसके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती रहेगी। अच्छा, रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो गई, उनके एटम बढ़ता चला जाएगा तो इजीली ये रिएक्ट करता रहेगा। ठीक है, इधर आपने देखा ना ऊपर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका ज्यादा होता चला जा रहा है, कहता है उनके इसका एटम बढ़ता चला जा रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकोमोडेट करता रहेगा। ठीक है, और आगे से इसने बोला दिस मेक द रिमूवल आउट दिस मेक द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर, कहता है इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर, कहता है इस फैक्टर के ऊपर बेस करते हुए ये देखिए उसने बताया कि जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं साइज इसका क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसका इससे इसकी निस्बत बढ़ रहा है, इसका इसकी तरह बढ़ता है, इस तरह इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती चल। अब ये देखें ये साइज छोटा है ना, तो एटम ज़्यादा जल्दी इसका रिएक्ट नहीं करेगा, इसका साइज बड़ा है ना तो ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेगा, ज़्यादा जल्दी किसी के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। Based on the above factor, reactive series can be presented in increasing order from beryllium as given. It showed that beryllium is least reactive than and is most reactive element, कहता है कि जो सा ये beryllium है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये है ना ये सबसे कम रिएक्टिव है, और उसने ऑर्डर भी बाद में आपको दिखाया है सेंडिंग, जैसे हम जब दिखाते हैं जैसे बताया किस तरह इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, हम देखें इधर ब्रीलियम है, ब्रीलियम से इधर जैसे ही आप जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इनका साइज बढ़ता जा रहा है, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि अपना इजीली इलेक्ट्रॉन ये लूज करते रहेंगे। ठीक है, ब्रीलियम से बेरियम तक आप देखें तो इजीली ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन ये लोग मूव कर सकते हैं, इसलिए उसने कहा कि जो ब्रिलियम है ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये कम रिएक्टिव होता है, यानी कि उसका साइज छोटा होता है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, उनका इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, आप देखें मेन कंपोनेंट इसका ये है कि जैसे ही कोई भी एटम है ना अगर वो छोटा है तो उसको आपस में ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच है, उसके इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम है। जैसे ही अब आगे साइज बड़ा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से दूर होंगे, उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, और वो क्या आपस में उसकी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेन के कम होगी, तो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन और नेम की आप हेडिंग देंगे सबसे पहले, तो उसमें ये लिख सकते हैं ये ग्रुप 2 के पोजीशंस की है, ग्रुप 2 के पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेथड है, उसको क्या नेम, इसे क्यों ये नेम दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेथड, उनका ये बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। रिएक्टिविटी वेक्टर क्या है, ये कहता है ट्रांजिशन मेटल से ये ज़्यादा रिएक्टिव है और अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव है, यानी कि ग्रुप 1 से ये कम रिएक्टिव है और ट्रांजिशन मेटल से ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसे ही है जो मैंने पहले आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी बताया उस तरह का। कॉमन नेचर क्या है, मैग्नीशियम जो कैल्शियम की जाता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट तौर पे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। आप इसको इस तरह हेडिंग बना के इस तरह लिख भी सकते हैं। फिर इसमें इसने यूजेस बताए हैं, ब्रीलियम का यूज़ बताया है, किसी से हम कॉपर के साथ करते हैं, और इसको हम इससे रॉयट्स बनाते हैं जो कि कहता है एरोस्पेस रहता है, हम स्पेस वगैरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसने मैग्नीशियम का बनाया है कि ये प्लांट में ग्रीन कलर के लिए ग्रीन कलर का यूज़ होता है। ठीक है, मेक का ये ग्रीन कलर बनाता है। फिर हमने फायरवर्क्स में पढ़ा है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये कहता है क्या है फायरवर्क्स में यूज़ होते हैं, कलरफुल फायर, इसका कलर अच्छा कलर इनमें से निकलता है, कहता है इस बारे में हम बनाते हैं, इसके यूजेस हैं, कहता है इसके यूजेस है हमने आगे पढ़े। कहता है बेटा जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में ये इन्होंने कंक्लूजन बताया है कि हमने पढ़ा था ये इंक्रीज होती है जैसे जैसे एटम आयनिक जैसे जैसे हमने जाते जाते हैं नीचे ग्रुप में जाते जाते हैं, इनका आयनिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। आयनाइजेशन क्यों कम होती चली जाती है, उनके हमें कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, जैसे जैसे एटम बढ़ता चला जा रहा है ना तो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होती है, यानी कि ये इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता चला जाता है तो ये इजीली नहीं ले पाते।
अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली क्या, अगर हम इलेक्ट्रॉन दूसरे भी कोई किसी भी कम मॉलिक्यूल से या एटम से ले सकते हैं, तो कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसी कम होती जाती जाती है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेते किसी और से, क्योंकि इसका साइज बढ़ता चला जाता है। रिएक्टिविटी कहता है इसकी बढ़ती चली जाती है क्योंकि ये इजीली किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले नहीं सकते। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मोर नेगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता रहता है। इसमें नेगेटिव इधर बिकम मोर नेगेटिव इधर आएगा लिखा, बिकम मोर नेगेटिव, नेगेटिव होता रहेगा। क्यों नेगेटिव होता रहेगा? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है तो इजीली ये रिएक्ट करता रहेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही था।